10th में आज शिवांशी, रोहित और स्नेहा आपके साथ में दोनों। ठीक है, एंड रोहित। ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं सेशन, ठीक है। मॉडल पे हम बाद में आएंगे, ठीक है। एजाइल पढ़ेंगे तब आएंगे। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग ये कवर कर लिया था हमने। मैनुअल टेस्टिंग ये हो गया था हमारा, ठीक है। और स्क्रीन शेयर, ठीक है, स्क्रीन शेयर में ये कवर अब क्लियर है ना सबको? व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स क्या होता है? ठीक है। और ऑटोमेशन क्यों करते हैं हम, ये क्लियर है, ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेक्निक, ठीक है। टेक्निक्स पढ़ ली थी हमने, ठीक है। ठीक है, टेक्निक से स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग जब टेस्ट केस लिख रहे थे, ठीक है, सो कितने टेस्ट केस लिखी? ठीक है। टेस्ट केस लिखना मतलब किसी भी फंक्शनैलिटी के टेस्ट केस लिखना, ठीक है। अब वो फंक्शनैलिटी पूरी तरह कवर नहीं हुई है तो उसे बोलते हैं कवरेज। क्या बोलते हैं? कवरेज। ये हम टेस्ट केस लिख रहे हैं किसी फंक्शनैलिटी के कि उसको हर तरीके से टेस्ट कर सकें। कुछ टेक्निक्स हैं जिनका यूज हम कर सकते हैं और इनको ध्यान में रख सकते हैं व्हेन वी आर राइटिंग अवर टेस्ट केसेस। क्लियर? कि हमें मिनिमम कितने या मैक्सिमम कितने टेस्ट केस बनाने चाहिए। मिनिमम कितने बनाने चाहिए कि जितने में फंक्शनैलिटी अच्छे से कवर हो जाए। मैक्सिमम जितने हम बना सकें लेकिन रिपीटिशन ना हो, रिपीट टेस्ट केस ना हो। क्लियर? ऐसा नहीं है कि डेटा अलग अलग है लेकिन टेस्ट केस के स्टेप सेम ही हैं। अलग अलग सिनेरियोज निकाल सकते हैं, अलग अलग केसेस निकाल सकते हैं लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। क्लियर? ठीक। तो कुछ टेक्निक है, पहली है डिसीजन टेबल टेक्निक। कि कैसे डिसाइड करते हैं कितने टेस्ट केस बनेंगे। कहीं सपोज करो, एक रफ आइडिया आपको बताता है। जैसे हम फेसबुक पेज पे जा रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे हमें दो बॉक्सेस मिले, क्लियर, और एक लॉगिन बटन। तो मिनिमम कितने टेस्ट केस में ये फंक्शनैलिटी कवर हो जाएगी? क्लियर है? हमने 4 टेस्ट केस में कवर की थी, 4 टेस्ट केस। क्लियर है? तो हम क्या करें, हम एक टेबल क्रिएट कर लें, डिसीजन टेबल। एग्जाम्पल है, ये टेक्निक है, सिंपलर सी टेक्निक है कि एक ईमेल बॉक्स है और एक पासवर्ड है सपोज करो। दोनों में ट्रू भेजेंगे तो हम कहाँ, अकाउंट पेज पे जाएंगे। एक में ट्रू, एक में फॉल्स, तो इनकरेक्ट पासवर्ड। एक में फॉल्स, एक में ट्रू, इनकरेक्ट ईमेल। फॉल्स फॉल्स, इनकरेक्ट ईमेल। इस तरीके से हम एक टेबल बना सकते हैं। फिर इसके बाद हम अपने टेस्ट केस लिख सकते हैं, तो हमें पता रहेगा कि इस टेस्ट केस में वैलिड वैलिड देंगे तो हम अकाउंट पेज में जाएंगे। क्लियर? तो ये एक टेक्निक। अब ये टेक्निक क्या कहती है कि आपके अगर बॉक्सेस सपोज 2 हैं, ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सेकंड कंडीशन। अब आपको इसमें क्या देखना है, इसमें या तो वैलिड डेटा आ सकता है या तो इनवैलिड। दो ही कैटेगरी का डेटा आ सकता है। क्लियर है? और सपोज करो यहाँ पे कैप्चा भी होता, ये PTCH, कैप्चा भी होता, एक और एंट्री हो जाती, तो हमारे पास तीन क्या हो जाते हैं, तीन ऑप्शन, 1 2 और कैप्चा 3 इनपुट्स हो जाते हैं। और तीनों इनपुट को एंटर करने की दो कंडीशन, वैलिड और इनवैलिड। तो कितनी कंडीशन है? दो। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना आएगा ये? 2 की पावर 3 कितनी होती है कैलकुलेशन? मतलब होता है 2 × 2 × 2, तो 8।
ऐसे कितने टेस्ट केस बनेंगे? 8 टेस्ट केस बनेंगे। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है। जैसे हम कॉइन टॉस करते थे ना, अगर दो कॉइन टॉस कर रहे हैं, पॉसिबल कंडीशन हेड और टेल है, टू कॉइन, ठीक है, तो इसमें क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, वैलिड इनवैलिड। ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर 3 टेस्ट केस हो, क्लियर, तो हेड और टेल ही आएगा, वैलिड और इनवैलिड ही आएगा। लेकिन जो आउटपुट बॉक्स है वो 3 है, 1 2 3, तो वैलिड वैलिड वैलिड, मतलब तीनों ईमेल पासवर्ड और कैप्चा वैलिड डाले, ईमेल पासवर्ड सही डाला, कैप्चा रॉन्ग डाल दिया, ईमेल ठीक डाला, पासवर्ड गलत डाला, कैप्चा ठीक डाल दिया। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे? 8। तो मिनिमम 8 कॉम्बिनेशन में आप चेक कर सकते हो। इज दिस क्लियर? तो ये बताएगा कि आपके मिनिमम 8 टेस्ट केस तो बनेंगे, 8 कंडीशन तो बनेंगे, जिसके आप बेसिस पे वो लॉगिन को चेक करोगे। ये क्लियर हो गया? हाँ, 3 के हिसाब से बिल्कुल। सपोज करो कोई कैप्चा भी होता, इसमें अभी इसमें कैप्चा नहीं है, जैसे इसमें कैप्चा नहीं है, या एक कैप्चा भी होता, तो 3 बॉक्सेस के हिसाब से टेस्टिंग करनी पड़ती है। कितने टेस्ट केस बनते? 8। क्लियर है? सो ये डिसीजन टेबल जो रजिस्ट्रेशन लॉगिन फंक्शनैलिटी है, वहां पे तो अच्छा काम करता है। लॉगिन मतलब जहाँ पे 2 या 3 के ही ऑप्शन होते हैं। लेकिन कहीं पे अगर फंक्शनैलिटी बहुत ज्यादा है, क्रिएट न्यू अकाउंट, जैसे अगर इसको चेक करने आ गए हम, तो यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद भी 11 आ रहा, नीचे भी आ रहा 12। तो 12 तो क्या हो गए? इनपुट ही हो गए। ठीक है। और 12 को एंटर करने के लिए, नहीं, 12 को एंटर करने के बहुत तरीके हैं। अब यहाँ पे मैं नेम डाल सकता हूँ, नंबर डाल सकता हूँ, वैलिड की साइन अप कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं डेट कितनी डाल सकता हूँ? 1 से लेके 30 तक, अलग अलग कॉम्बिनेशन की। डेट ऑफ बर्थ कितनी? मंथ में जनवरी से लेके 12। इसके फिल करने के 12 वेज हो गए, इसके फिल करने के बहुत सारे वेज हो गए। अगर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले थ्योरी से जाएंगे, तो यहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे क्या बन जाएंगे? टेस्ट केस बन जाएंगे, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग हो जाएगी। वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो हमें दूसरी टेक्निक का यूज करना पड़ता है। क्लियर है? अब दूसरी टेक्निक क्या कहती है? ऑल पेयर टेस्टिंग। सपोज, अब ये कहाँ पे यूज होगी? जैसे 2 या 3 तक तो ठीक है, 4 5 6 एलिमेंट हो गए। सपोज 10 एलिमेंट है, और 10 को फिल करने के 10 तरीके हैं। 10 एलिमेंट, तो 10 तरीके से फिल, तो 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। ऐसे टेस्टिंग के लिए कॉम्बिनेशन बनाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हम क्या करते हैं? इन टेस्ट केस को रिड्यूस करते हैं, तो बोलते हैं ऑल पेयर टेस्टिंग। कैसे करते हैं? हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है कि हम क्या करेंगे। लिस्ट बॉक्स, अगर कोई लिस्ट बॉक्स है, जैसे ये लिस्ट बॉक्स है, इसमें लिस्ट आ रही है, इसमें हम डेटा, 2 तरीके का डेटा लेंगे। एक एंटर करेंगे, या डेटा एंटर नहीं करेंगे। जैसे सपोज ये 2003 है, अब इसमें एंटर नहीं करने का सिनेरियो नहीं आ रहा है। ठीक है। ठीक है। तो इसमें हमें हर वैल्यू पे टेस्ट नहीं करना है। पहली चीज तो क्या कहता है कि हमें हर वैल्यू पे टेस्ट नहीं करना है। अगर हमने एक वैल्यू पे टेस्ट कर लिया, ठीक है, या 2 वैल्यू पे टेस्ट कर लिया, तो ये सारे ईयर सेम एग्जैक्टली बिहेव करेंगे। इसमें से एक या 2 टेस्ट केस में मैंने अलग अलग वैल्यू को कर लिया, इसमें से मैंने एक या 2 को टेस्ट कर लिया। तो ये बताता है कि स्टार्टिंग को
और एंडिंग को चेक करना इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट कंडीशन में पढ़ेंगे, बाउंड्री वैल्यू। ठीक है, अब इतना समझो कि इसमें दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, इसमें या तो मैं सेलेक्ट करूं तो मैं सेलेक्ट ना करूं। अब एक जेंडर है, इसमें मैं क्लिक करूं या मैं इसमें क्लिक ना करूं। क्लियर है? तो मैं उसी हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, तो इसमें मैं ऐसे नहीं करके देखूंगा कि हर बार मैं एक एक कॉम्बिनेशन के साथ ट्राई करूं। तो मेरे लिए ये कंप्लीटेड है। क्लियर? अब ये टेक्स्ट बॉक्स है, इन टेक्स्ट बॉक्स में हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि सब टेक्स्ट बॉक्स में हम सही से एंटर कर रहे हैं। अब इस यहां से थोड़ा सा इसको समझो कि हम क्या करेंगे। एक तो हम डेटा आपको ध्यान रखेंगे, डेटा मल्टीपल डेटा ना लेके कोई भी एक या दो डेटा पे काम करेंगे, सेलेक्ट या अनसेलेक्ट। और उसके साथ डेट सेलेक्ट करने के साथ हम यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स को, अगर एक से ज्यादा इनपुट्स बटन या कुछ भी वेब एलिमेंट है, इनको वेब एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर? अगर मल्टीपल वेब एलिमेंट है तो उसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल इसका नहीं है, ये एग्जाम्पल अलग है, ये एग्जाम्पल अलग है। कि कोई टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें हम वैलिड, ये टेस्ट केस बनाए हुए हैं कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने क्या किया, वैलिड इंटीजर के साथ काम किया, लिस्ट बॉक्स को चेक नहीं किया, उसमें जीरो सेलेक्ट किया, चेक बॉक्स अगर था तो उसको चेक किया, रेडियो बटन को ऑन किया, चार एलिमेंट का हमने पेयर कर दिया। फिर हमने टेक्स्ट बॉक्स में वैलिड डेटा डाला, लिस्ट बॉक्स में हमने कोई भी डेटा नहीं डाला, अदर या कोई अदर ऑप्शन डाल दिया, चेक बॉक्स को अनचेक कर दिया, रेडियो बटन को ऑफ कर दिया। क्लियर है? चेक बॉक्स, रेडियो बटन और लिस्ट बॉक्स में दो ही ऑप्शन है, ऑन या ऑफ, ऐसे समझ लो, चेक या अनचेक, जीरोथ एलिमेंट या वन टू एलिमेंट या कोई अदर एलिमेंट। इनके कॉम्बिनेशन हम टेक्स्ट बॉक्स के वैलिड के साथ, इनवैलिड के साथ, अल्फा करेक्टर के साथ, इनवैलिड में ब्लैंक एंट्री करके देख रहे हैं, गलत डाल के देख रहे हैं, इनके साथ इनको चेक कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से टेस्ट केस बनाएंगे। ये चीज क्लियर है? अब इसमें जो टेस्ट केस बनते हैं वो आपको अपने हिसाब से फॉर्म को एनालाइज करके बनाने हैं। इसमें कोई हार्ड कोड रूल नहीं है कि आपको कितने टेस्ट केस बनाने हैं। कोशिश करना है कि मिनिमम टेस्ट केस में फंक्शनैलिटी कवर हो जाए। जैसे मैं डेट ऑफ बर्थ, इन तीन कॉम्बिनेशन को एक साथ ले लूंगा कि हमें सिलेक्ट कर रहे हैं, रेडियो बटन की, रेडियो बटन हमें सिलेक्ट किया, इनमें से कोई। ठीक है, और यहाँ पे इन चार बटन के कॉम्बिनेशन की, इनमें वैलिड डेटा डाल के देखेंगे, इनवैलिड डाल के देखेंगे, कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखेंगे। क्लियर? इसको बोलते हैं ऑल पेयर टेस्टिंग, कि हम क्या करें, डेटा को कंबाइन कर लें, डेटा में भी वेब एलिमेंट को, कि एक से ज्यादा वेब एलिमेंट को हम एक साथ ले लें। ये कब तक होता है, जब रजिस्ट्रेशन पेज होता है, कोई बड़ा फॉर्म होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट टेक्निक का आपको ध्यान रखना है, स्टेट ट्रांजिशन टेक्निक। स्टेट ट्रांजिशन, स्टेट का मतलब होता है कि डेटा, स्टेट का मतलब होता है डेटा से। अब एप्लीकेशन का डेटा, कोई भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उसका डेटा बैकएंड पे चेंज होता रहता है। क्लियर है? आपको टेस्ट केस लिखते टाइम भी ये चीज याद रखनी है। सपोज मेरे अकाउंट में या किसी अकाउंट, बैंक अकाउंट को हम चेक कर रहे हैं, विड्रॉल की फंक्शनैलिटी को चेक कर रहे हैं, और उस अकाउंट में 30,000 रुपीज हैं, 30K हैं, और टेस्ट केस कहता है कि अगर मैं 10K विड्रॉ करूं तो टेस्ट केस पास होना चाहिए। ये क्लियर है? तो मैंने फर्स्ट टाइम वो टेस्ट केस चलाया तो उसमें से विड्रॉ हो गए, सेकंड टाइम चलाया हो गए, थर्ड टाइम चलाया हो गए, फोर्थ टाइम मैं चलाऊंगा तो विड्रॉ ही नहीं हुए पैसे। तो क्या मैं उस टेस्ट केस को फेल कर दूं? यस और नो? नो, उस टेस्ट केस को फेल नहीं करेंगे। उस टेस्ट केस में हम प्री कंडीशन में डेटा भी मेंशन करेंगे, सिनेरियो भी मेंशन करेंगे। अगर यहाँ पे लिमिट है कि एक दिन में 3 ट्रांजेक्शन पॉसिबल है,
वो ट्रांजिशन भी लिखेंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि बैक एंड पे डेटा कंडीशन वो भी चेंज हो रही है। ऐसा नहीं कि सेम टेस्ट के साथ चलाते रहोगे तो वो चलता रहेगा। दूसरा सिनेरियो कि कभी आपने कभी देखा होगा कि लॉगिन में आप एक बार गलत लॉगिन करते हो, ठीक है, तो आपको क्या करता है, आपने टेस्ट केस लिख दिया कि आपने अगर लॉगिन में एरर किए तो आपको एक एरर मैसेज दिखे कि पासवर्ड रॉन्ग। आपने फर्स्ट टाइम किया, एरर मैसेज दिख गया टेस्ट केस के अकॉर्डिंग, तो पास कर दिया आपने टेस्ट केस एरर मैसेज। सेकंड टाइम आपने किया तो पास कर दिया उसने टेस्ट केस। थर्ड टाइम एरर मैसेज पास, लेकिन फोर्थ टाइम आपने किया तो ब्लॉक कर दिया। अब उस टेस्ट केस में तो नहीं लिखा था कि ब्लॉक करना है, तो आपको ध्यान रखना है, उस टेस्ट केस में लिखना है कि 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट के बाद कुछ सिनेरियो में चेंज होगा, पीछे डेटा चेंज हो रहा है। अगर वहां पे लूप्स लगे हैं, कंडीशन लगी है, काउंटर लगा है, ठीक है, कि 1 2 3 लिमिट के बाद ऐसा होना है, इसे बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन। स्टेट में चेंज हो रहा है, डेटा में चेंज हो रहा है। क्लियर? जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट होम पेज, सेकंड अटेम्प्ट होम पेज, थर्ड अटेम्प्ट होम पेज, और थर्ड अटेम्प्ट के बाद वो आपको एरर पेज पे भेज रहा है कि आप ब्लॉक हो गए हो या पासवर्ड को रीसेट करो। तो ये टेस्ट केस भी बनते हैं, ये भी आपको ध्यान रखनी है टेस्ट केस बनाते समय कि डेटा का स्टेट भी चेंज होगा। क्लियर? ये कुछ टेक्निक्स है जो आपको ध्यान में रखनी होती है टेस्ट केस बनाते समय। ये SRS नहीं, कोड नहीं देखना पड़ेगा, SRS में लिखा होगा, ठीक है। SRS में कंडीशन, जो यूजर स्टोरीज आपको मिलती है काम करने की, उसमें लिखा होगा। क्लियर है? कि कितनी देर बाद आपको ब्लॉक करना है उसको, कितनी देर बाद यूजर 24 आवर्स के लिए ब्लॉक आएगा, उस स्टोरी से आपको ये पढ़ने हैं और ये समझने हैं कि इसके भी टेस्ट केस बनेंगे। क्लियर? कोड नहीं देखना है, कोड टेस्टर्स को अलाउ नहीं होता, और कोड आपको समझ में भी नहीं आएगा अगर आप टेस्टर हो तो, क्योंकि आप क्या हो, मैनुअल टेस्टर हो, कोडिंग का आपसे कोई रिलेशन नहीं कंपनी में। क्लियर? अगर हो सकता है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती भी हो तो भी आपको कोड का एक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट, स्टेट के अलावा यूज केस। यूज केस टेक्निक क्या होती है, आपकी स्टोरी में यूज केस भी होगा। जैसे कोई भी एप्लीकेशन होती है, इसको यूज करने वाले मल्टीपल लोग होते हैं। क्लियर? जैसे सपोज करो कि स्कूल्स में होता है जैसे, या ऑफिसेस में होता है, ठीक है। ऑफिसेस में बेसिकली 4 MS होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसे सॉफ्टवेयर जो HR के लिए यूज होते हैं, वहां पे जहाँ पे आपकी एम्प्लॉय ID बनी होती है, ठीक है। आप लोग उसको एक्सेस कर रहे हो, आपको स्क्रीन अलग दिखेगी, ठीक है। HR लॉग इन करेगा, उसको स्क्रीन अलग दिखेगी। क्लियर है? और वहां से पेमेंट भी लिंक है, तो कोई अकाउंट वाला होगा, उसको स्क्रीन्स अलग दिखेंगी। तो पीछे जो एडमिन कंट्रोल कर रहा होगा, सारी चीजों को एक्सेस दे रहा होगा, उसको स्क्रीन अलग दिखेगी। उसके लिए फ्लो अलग चल रहा होगा, एम्प्लॉय के लिए अलग चल रहा होगा, HR के लिए अलग चल रहा होगा, अकाउंटेंट्स के लिए अलग चल रहा होगा। आपको हर फ्लो के टेस्ट केस लिखने हैं, ये होते हैं यूज केस की, एप्लीकेशन को किस किस तरीके से यूज किया जा रहा है। तो इसको भी और आसान कर देते हैं। सपोज स्पॉटिफाई आप लोग यूज करते हो, सब यूज करते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐप, नाम नहीं लेते, कोई भी ऐप है, ठीक है, XYZ कोई भी ऐप है। क्लियर? अब इसमें एक होता है फ्री यूजर, ठीक है। फ्री यूजर को क्या है कि वो ऑनलाइन जाके म्यूजिक सुन सकता है, डाउनलोड नहीं कर सकता, ठीक है। ऑफलाइन के लिए उसको प्रीमियम लेना पड़ेगा, तो वो हो गया पेड यूजर। और इसको जो म्यूजिक आएगा उसकी क्वालिटी थोड़ा सा डाउनग्रेड होगी, ठीक है, उसमें वीडियो प्ले नहीं होगी। एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन जो पेड यूजर है उसके पास क्या है,
वो ऑनलाइन भी सुन सकता है, ऑफलाइन भी सुन सकता है, म्यूजिक की वीडियो भी देख सकता है, और जो न्यूज़ मंगाएंगे उसका एक्सेस भी होगा। क्लियर? तो आपको क्या करना है, जब आप टेस्ट केस लिखोगे तो ऐसा फ्री यूजर के टेस्ट केस अलग बनेंगे, पेड यूजर के अलग बनेंगे, और पीछे जो एडमिन कंट्रोल कर रहा होगा, एडमिन के टेस्ट केस अलग बनेंगे। तो ये भी याद रखना। प्री कंडीशन कि आप उसमें कैसे लॉग इन कर रहे हो। टेस्ट केस से प्री कंडीशन थी ना, तो प्री कंडीशन में आएगा लॉग इन एज फ्री यूजर, लॉग इन एज फ्री यूजर। किस किस चीज का उसके पास एक्सेस है, किस किस चीज का उसके पास एक्सेस नहीं है, तो आपको एसआरएस में बताया जाएगा कि किस किस चीज का एक्सेस है, किस किस चीज का एक्सेस नहीं है। क्लियर? सपोज कोई एक सॉफ्टवेयर है, एडमिन के पास फुल एक्सेस है, पेड यूजर के पास उसका पार्शियल एक्सेस है, फ्री यूजर के पास कोई एक्सेस नहीं, वो डेटा को सिर्फ देख सकता है, कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। तो फुल एक्सेस के पास 6 फीचर्स हैं, पार्शियल एक्सेस के पास 3 फीचर्स हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि प्री कंडीशन क्या है, एक्शन क्या कर रहा है वो, पोस्ट कंडीशन क्या होगी। अब ये यूज केस कैसे पता लगते हैं? ठीक है, अब यूज केस, सपोज 6 डिफरेंट यूज केस हैं, कौन बताता है आपको? तो एक क्लाइंट जो सीआरएस देता है ना, क्लाइंट रिक्वायरमेंट देता है, उससे जो एसआरएस बनता है, उससे फ्लो चार्ट्स बनाते हैं। कौन? डिजाइनर्स। ये फ्लो क्या रहेगा, तो वहां पे मेंशन होती है, तो बोलते हैं यूज केस। तो उन यूज केस को आपको टेस्ट केस में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? तो ये भी आपका काम होता है कि टेस्ट केस ऐसे भी बनेंगे। सारी फंक्शनैलिटी, पेड यूजर, फ्री यूजर, एडमिन यूजर, या कोई और यूजर है, ठीक है, तो 3 मंथ की वैलिडिटी दी है किसी को, तो टेक्निक से पता लगेगा। उसके भी सिनेरियो आपको ध्यान में रखने। ये चीज क्लियर हो गया? तो ये कुछ टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम टेस्ट केस बनाते हैं। ये क्लियर है? इसमें डाउट है कोई यूज केस में? हु राइट द यूज केस? मैंने बता दिया आपको, क्लाइंट लिखता है कि उसके एप्लीकेशन को कैसे कैसे यूज किया जाएगा, और उसको डिस्क्रिप्शन में पीओ लिखते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, और आप उस फ्लो चार्ट से क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या यूज केस हैं, उसके टेस्ट केस बनाते हैं। 4 टेक्निक समझ में आई है? डिसीजन टेबल, ठीक है, कितने टेस्ट केस बनेंगे? टेस्ट केस में अगर वेब एलिमेंट बहुत ज्यादा है, कॉम्बिनेशन करके बनाएंगे, पेयर कर लेंगे हम। डेटा पे ध्यान रखेंगे कि पीछे कुछ चेंजेस तो नहीं हो रहे डेटा में, सबके लिए सेम फंक्शनैलिटी, रिपीट मोड में अगर किसी चीज को यूज करें तो सेम फंक्शनैलिटी है। क्लियर? यूज केस टेक्निक का ध्यान रखना है। यूज केस का मतलब है किस किस तरह से उस एप्लीकेशन को यूज किया जा सकता है। क्लियर? ठीक है, ठीक है। कुछ और टेस्टिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे एरर गैसिंग, ठीक है। अब जब हम टेस्ट केस लिखते हैं तो हम टेस्ट केस का एक और क्राइटेरिया होता है कि हम एक फॉर्मल टेस्टिंग भी करते हैं, इनफॉर्मल भी करते हैं। एरर गैसिंग एक ऐसी टेक्निक है, ठीक है, जहाँ पे कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है टू आइडेंटिफाई दी एरर। इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ अ टेस्ट एनालिस्ट, वेयर द टेस्टर यूजेस द एक्सपीरियंस टू गेस द प्रोबेबिलिटी एरिया ऑफ द सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर के किस एरिया में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो ज्यादातर क्या करता है, एंटर ब्लैंक स्पेस इनटू द टेक्स्ट फील्ड, किसी भी टेक्स्ट फील्ड में ब्लैंक एंट्री। इससे क्या होता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आती है। कोडिंग में बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमने कोई वेरिएबल ले लिया, ठीक है, वैल्यू असाइन नहीं करी, और उसकी वैल्यू ए डॉट, उसकी वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश की, तो वहां पे अगर एलिमेंट ही नहीं है
और उसकी वैल्यू को हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो एरर थ्रो करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी वेरिएबल को असाइन करने गए हैं, ठीक है, डेटा का टाइप चेंज है, क्लियर है, तो वो टाइप की एरर इस तरह की टेक्निक से पकड़ी जा सकती है। तो इसके लिए हम अनलिमिटेड टेस्ट केस नहीं बना सकते, बट ये अगर हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म चेक कर रहे हैं, इनफॉर्मल वे में इस चीजों को भी चेक करते हैं। क्या? ब्लैंक स्पेस की एंट्री करके कहीं हम एक निगेटिव टेस्ट केस बना सकते हैं जिसके अंदर ये चीजें लिख सकते हैं। इनवैलिड पैरामीटर, जो पैरामीटर बताए गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन क्या इनवैलिड पैरामीटर डालने पे कोड फट तो नहीं रहा है? ठीक है, कोड फटना होता है कि वहां पे एक्सेप्शन आ रही है और एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करी तो आपको स्क्रीन येलो कलर की दिखती है। ठीक है, जैसे कभी कभी कहीं पे इमेजेस, नहीं नहीं नहीं, कोड कैसे दिखाएं? कोड फटना ऐसे नहीं, इसमें कोड एरर, कोड सर्वर एरर। जैसे कभी इस तरह का आता है आपको एरर नॉट फाउंड, लेकिन इसमें ना एक येलो कलर की स्क्रीन आती है जहाँ पे कोड बर्स्ट होता है। कभी कभी आपको किसी वेबसाइट को एक्सेस करने पे या तो इस तरीके के सर्वर एरर आते हैं, ये तो सर्वर डाउन होता है तब आता है इस तरह के। ठीक है, ये डॉट नेट के होता है, डॉट नेट की एएसपी एप्लीकेशन में इस तरह की एरर आती है। और कोड सर्वर, कोड एरर, कभी इस तरह की आज कोड ब्लू स्क्रीन आती है सर्वर, ये देखो ऐसे। ठीक है, कभी कभी आपको किसी एप्लीकेशन में ना इस तरह की एरर दिखेगी, उसको अगर, इसे कहते हैं कोड फटना। देख रहा है, इसमें क्या हुआ है कि एन unhandled exception occur during the execution of a current web required। आपने या किसी ने टेस्टिंग करते टाइम किसी वैल्यू को ब्लैंक छोड़ दिया और वो हैंडल नहीं की गई थी डेवलपर के द्वारा। ठीक है, इस तरह की एरर आती है और इस तरह की एरर कहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई देती है। तो अगर इस तरह का एप्लीकेशन में कुछ हो रहा होता है तो जरूर कहीं ना कहीं किसी ने कोई एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है। एक्सेप्शन होता है कि ऐसा सिनेरियो, ठीक है, जो नॉर्मल सिनेरियो से अलग है। इस तरह की एरर्स बहुत ज्यादा होती है। कभी कभी एप्लीकेशन होता है कि अ, मैंने यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर डाल दिया, ठीक है, और डेटाबेस में वैल्यू जा ही नहीं रही है। यहाँ पे तो एरर दे देगा, यहाँ पे तो हैंडल कर रखी है। वहाँ पे क्या होता है कि हमने कोई यूजर नेम लिखा और किसी ने लिमिट ही नहीं लगाई यूजर नेम लिखने की। सपोज मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, या क्रिएट न्यू अकाउंट करना है, और मैंने जो नेम दे दिया, ठीक है, वो इतना बड़ा दे दिया, ठीक है, कि वेबसाइट में जो डेटाबेस के कॉलम में जो डेटाबेस बना है जहाँ पे डेटा सेव होना चाहिए था उस कॉलम की लिमिट से ही बाहर चला गया है, तो वो उसमें इंसर्ट नहीं होगा, उसमें एरर आएगी। क्लियर है? अगर उस एरर को बैकएंड पे हैंडल नहीं किया गया होगा तो कोड फट जाएगा, कोड काम करना बंद कर देगा, क्रैश हो जाएगा एप्लीकेशन। क्लियर? उस टाइप की टेस्टिंग के लिए हम इन एरर गैसिंग का यूज करते हैं। उसे बोलते हैं नल पॉइंटर, कि हमने कोई ऐसी वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश कर दी जो वहां पे है ही नहीं।
गलत जगह नल वैल्यू को पॉइंट करे, इनवैलिड पैरामीटर्स दे दिए, डिवाइड बाय जीरो कर दिया। ठीक है, कभी कभी आपने एक कैलकुलेटर बनाया, उसमें हैंडल नहीं किया डिवाइड बाय जीरो का एरर, क्योंकि जीरो से डिवाइड होता नहीं है, तो एरर आ सकती है। यूज मैक्सिमम लिमिट, कहीं फाइल अपलोड करने का ऑप्शन था, आपने मल्टीपल फाइल अपलोड कर दी, ठीक है, तो वहां पे एरर आ सकती है। तो इस टाइप की एरर को हम बोलते हैं एरर गैसिंग। क्लिकिंग बटन्स विदाउट एंटरिंग वैल्यूज, इंक्रीमेंट ऑफ टेस्ट केसेस डिपेंड अपॉन द एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ ए टेस्टर। तो वहां पे टेस्टर किस तरीके से उसको टेस्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं एरर गैसिंग टेक्निक, इसका भी यूज किया जाता है। एडॉप टेस्टिंग बोलते हैं इसको। क्लियर। अब इसका फायदा क्या है कि कुछ ऐसे एरर्स फाइंड कर सकते हैं हम जो फॉर्मल टेस्टिंग में नहीं कर सकते। क्लियर है। मेन पर्पस ऑफ एरर इज टू डील विद द पॉसिबल एरर व्हिच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इन फॉर्मल टेस्टिंग। जो हम प्रॉपर टेक्निक का यूज कर रहे हैं, वहां पे तो हम प्रॉपर प्रोसीजर से जा रहे हैं, तो हो सकता है उसके अलावा भी कुछ इशू आ रहा हो। अब डिसएडवांटेज क्या है इसका, ये पर्सन ओरिएंटेड है, कि मैं अलग तरीके से सोच रहा हूँ, आप अलग तरीके से सोच रहे हो। क्लियर। ये प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं है, एरर कैसिंग टेक्निक इसे पर्सन ओरिएंटेड रेदर देन प्रोसेस ओरिएंटेड। ये टेक्निक कैसी है, पर्सन ओरिएंटेड है। डेवलपर या टेस्टर टू टेस्टर डिपेंड करती है। अगर किसी उस एप्लीकेशन को किसी ने पहले से टेस्ट किया है, एक्सपीरियंस टेस्टर है, उसको पता लगेगा कि इस मॉड्यूल में इस तरह की गलतियां आती रहती हैं। कोई पुराना टेस्टर है, पहले से इसको 4-5 बार टेस्ट कर चुका है पुराने मॉड्यूल्स पे, कोई नया मॉड्यूल बना, तो उसको पता है कि इस टाइप की एरर्स इसमें आती हैं, उस टाइप के एरर को हैंडल करता है। एक्सपीरियंस मैटर वाला चीज है। ठीक है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग का मतलब होता है कि डेटा जब हम प्रिपेयर करते हैं टेस्टिंग के लिए, ठीक है, सपोज कोई ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे मुझे वोटिंग एज डिसाइड करने की, वोटिंग एज क्या है, जो अलाउ है उसमें 18 से लेके 60। क्लियर है। जो वोटिंग एज है वो 18 टू 16 है, 18 से नीचे नहीं और 16 से ऊपर नहीं, सपोज कर रहे हैं। क्लियर है। तो हम इसके लिए डेटा प्रिपेयर करेंगे। तो इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग कहती है कि डेटा को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक वैलिड, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड, डेटा बनाना है, दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक वैलिड और एक इनवैलिड। अब इसके अंदर आप कंडीशन बना सकते हो। ठीक है। पहला सिनेरियो क्या है, 18। सो 18 से नीचे डेटा, वैलिड डेटा क्या है, अभी पहले वैलिड पे आते हैं। वैलिड डेटा क्या है, 18 से ज्यादा और 60 से कम। क्लियर है। तो वो रेंज क्या हो गई, 19, 20, ठीक है, 24, 56, कुछ डेटा हम यहाँ पे ही बना ले रहे हैं, 34, 23, 54। ठीक है, पार्टीशन कर रहे हैं डेटा। एक तो ये वैलिड डेटा का। इनवैलिड डेटा में क्या आएगा, ठीक है, ये वैलिड डेटा हो गया। इनवैलिड, एक इनवैलिड डेटा है जो 18 से लेस है, तो यहाँ पे लिख दें लेस देन 18। ठीक है, और एक डेटा यहाँ पे लिख दें ग्रेटर देन 60।
तो क्या मुझे 18 से सारे नीचे नंबर को टेस्ट करना है? नहीं। 17, रैंडमली 13, 12, अगर निगेटिव नंबर एंटर करने दे रहा है तो 2। ये सारा इनवैलिड डेटा है। इनवैलिड यहाँ पे क्या चला गया? 61, 65, 67, 89। और ये इसको ऐसे रख दो, डेटा रेंज 18 टू 60। अब इक्विवेलेंस पार्टीशन, ये डेटा प्रिपेयर हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है डेटा का, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग का, कि आपको कंडीशन दे दी हमने, ठीक है। तो ये डेटा हो गया। अगर मैं इसमें से कोई भी डेटा टेस्ट कर लूं रैंडमली, उसका बिहेवियर इस कॉलम के और डेटा के जैसा होना चाहिए, मतलब वैलिड, वैलिड की कैटेगरी। इस डेटा का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए। इनमें से कोई भी डेटा यहाँ से चेक कर लूं, लेस देन 18 कुछ भी डाल लूं, वो इनवैलिड आना चाहिए। फिर मैं टेस्ट करके देखूंगा। ग्रेटर देन 60 डाल दूं कुछ भी, तो वो इनवैलिड आना चाहिए। तो हम क्या करें, डेटा का पार्टीशन कर रहे हैं, इक्विवेलेंस पार्टीशन के इक्वल केसेस हम वैलिड के बना रहे हैं, इक्वल केसेस इनवैलिड के बना रहे हैं। और डेटा अपने कॉलम के हिसाब से बिहेव करना चाहिए। रैंडमली मैंने कभी ये उठा लिया तो ये इनवैलिड डेटा है, तो ये इनवैलिड का ही देना चाहिए आंसर। क्लियर? एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल एक, कि अगर मेरे पास कोई ओटीपी है, वो 6 डिजिट का ही है, मुझे कोई ओटीपी क्रिएट करना है, ठीक है, और वो 6 डिजिट का ही हो सकता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो मैं डेटा को डिवाइड कर लूँ केसेस में। एक केस बना दिया जहाँ पे मैंने डिजिट 7 से इक्वल या ग्रेटर ले ली। एक इनवैलिड बना दिया जहाँ पे 5 से लेस ले ली। तो 5 से लेस में कुछ भी डाल सकता हूँ, वो इनवैलिड ही बिहेव करना चाहिए। 7 से ज्यादा कुछ भी डाल सकता हूँ, वो वैलिड ही बिहेव करना चाहिए। 6 डाल रहा हूँ, वो भी कॉम्बिनेशन वैलिड। 6 डाल रहा हूँ, कोई भी कॉम्बिनेशन वैलिड। इसके नीचे कोई भी डेटा, 3-4 टेस्ट केस का रैंडम डेटा हम बना सकते हैं। तो वो अपने कॉलम के हिसाब से, अपने कॉलम के हिसाब से क्या करेगा, मैच करना चाहिए उसका बिहेवियर। इसको बोलते हैं इक्वलेंस पार्टीशन, इक्वल पार्टीशन करके हम डेटा को फाइंड करें। ये चीज क्लियर हो गई। फिर आती है एक और एनालिसिस है। अब ये कब हेल्प करता है? टेस्ट केस डेटा प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। बाउंड्री वैल्यू क्या कहता है, कि जैसे ये डेटा है हमने प्रिपेयर किया, सबसे ज्यादा गलती डेटा पे बाउंड्री पे होती है, ठीक है। बाउंड्री क्या है? 18 और 60, ठीक है। तो कह रहा है कि जो 18 और 60 है, इसमें जो लोअर बाउंड्री है वो 18 है। आपको 17, 18, 19, इसको तो इन्वॉल्व करना ही करना है, इसको तो चेक करना ही करना है। 59, 60 और 61, क्योंकि जो कोडर होते हैं वो लॉजिक लगाते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। और वो ज्यादातर गलती कहाँ पे होती है? जिस नंबर पे लगाते हैं, यहाँ पे लेस देन 40, ठीक है, ग्रेटर देन 40, कुछ भी हम साइन लगा सकते हैं। ग्रेटर देन, इक्वल टू, उन्होंने कहीं साइन मिस कर दिया, या ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह और साइन का यूज किया, या 41 पॉइंट ऐसा कुछ पॉइंट में आंसर आ रहा है, वहां पे इशू आ सकता है। तो आपको इन बाउंड्रीज पे चेक करना इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है? बाउंड्रीज पे होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बेट के डिजिट को आपको चेक नहीं करना है, बीच में भी करना है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो करना ही करना है। ज्यादातर गलतियां आपको यहाँ पे मिलेंगी। क्लियर है?
आप जैसे 1830 है, वेयर 18 इज मिनिमम, 30 इज मिनिमम, द मैक्सिमम वैलिड पैटर्न 19, 20, 21, फिर हाईएस्ट चले जाओ। ठीक है, तो बाउंड्री का मतलब है कि बाउंड्री के डिजिट को तो आपको चेक करना ही करना है। जैसे 18 है तो 19, 20, 21 बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 30 है, 29, 70 बहुत इंपॉर्टेंट। 29, 30 हो गए, फिर एक रैंडम नंबर 27 ले लिया, 21 ले लिया। बीच की वैल्यू आप पिक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन 18 और 13 के आसपास की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि हम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। इसमें कोई डाउट है किसी को? ये टेक्निक्स हैं, तो डेटा प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि हम पार्टीशनिंग करें डेटा की, वैलिड कौन सा है, इनवैलिड कौन सा है, उसमें भी बाउंड्री वैल्यू का यूज करें। फिर एरर गैसिंग टेक्निक का यूज करें। ये कुछ टेस्ट केस लिखने की टेक्निक्स है। ये अलग अलग, अब जरूरी नहीं है कि हर टेक्निक एक ही जगह पे यूज हो। क्लियर? हो सकता है इस जगह कोई और टेक्निक यूज हो जो हमने पहले पढ़ी है, अब पढ़ी है। ये टेक्निक आपको ध्यान में रखनी है। जरूरी नहीं है कि एक ही टेस्ट केस में सारी यूज है। कहीं कॉम्बिनेशन हो सकता है, दो यूज हो रही हो, तीन यूज हो रही हो, कहीं पे ना भी यूज हो रही हो, कहीं पे यूज केस यूज हो रहा हो, कहीं पे स्टेट यूज हो रहा हो, कहीं पे आप डेटा प्रिपेयर कर रहे हो। तो रफली एस्टिमेशन होता है कि इन टेक्निक्स को आपको ध्यान में रखना है डेटा प्रिपेयर करते टाइम। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? एरर गैसिंग, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग और BWA, क्या बोलते हैं इसको? बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। बाउंड्री वैल्यू में सपोज हमने कोई डिसाइड कर लिया कि वोटिंग एज वोटिंग एज 18 है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डाउट यहाँ पे होता है कि मैं 17 ईयर का और हो चुका हूँ, नेक्स्ट मंथ वोटिंग है और मैं 11 मंथ्स कुछ डेज का हूँ, तो क्या मैं वोट कर सकता हूँ? तो कभी लोग ऐसे भी पूछते हैं। एक ही दिन रह गया, जैसे एग्जाम में सपोज होता है कि 40% जिसके हैं वो पास, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो 39.67 लाएगा, क्या वो कह रहा है कि राउंड ऑफ में, सर राउंड ऑफ में तो ये 40% ही होता है, क्या मैं पास होऊंगा? क्लियर है? अगर वहां पे मेंशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, 40 से ज्यादा या 40 के बराबर, तो ये पास की जगह फेल हो जाएगा। तो ये जो साइन है ना, ये यूज करते हैं डेवलपर कोड लिखते टाइम। ज्यादातर गलती यहीं पे सिनेरियोस में होती है। कभी कभी उनके समझने में गलती होती है, कभी कभी लिखने में होती है। उनकी गलती को हमें पकड़ना होता है यहाँ पे, इसलिए बाउंड्री वैल्यू कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब क्लियर है इसको? ठीक, आज इतना ही। ठीक है, टेक्निक्स डिस्कस करिए, इनको एक बार रिवाइज करिएगा।